सुनो सुनो, लिखो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी शुरू करना है ना, विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी, हाँ। अच्छा पहले बात बताओ, सुनो सुनो ध्यान सुनो। विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी से पहले ये बताओ, सबसे पहली बहुत बेसिक बात, ठीक है। किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर होता है, ठीक है, एच डेप्थ पे कितना होता है? एच रो जी होता है। प्रेशर कितना? एच रो जी, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बात पूछ रहे हैं। प्रेशर इज इक्वल टू, पहले भी ये सब बताना चाहिए, ठीक है, ठीक। एच क्या है? डेप्थ, ठीक। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, नीचे जाएंगे तो डेप्थ क्या होगा? बढ़ेगा। नीचे जाएंगे तो डेप्थ क्या होता जाएगा? और डेप्थ बढ़ता जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। इससे कोई एग्जांपल बताओ जो जब डेप्थ में जाते हैं सोनस तो नीचे जाने पे तो बढ़ता है ना प्रेशर। हाँ, तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं स्क्यूडाइवर जो होते हैं, गोताखोर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं, ठीक। बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे तो उस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो उस प्रेशर से वो मतलब उसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाएंगे ना, तो नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है। अच्छा ठीक है। तो नीचे जाने पे ब्लड का कंपोजिशन भी चेंज होता है। हाँ, सब कुछ, बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना, वो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं अंदर। और एक चीज़ और देखो, उसके अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो सब एडाप्टेड है सर। वो सब एडाप्टेड है। ऐसा है जैसे हम लोग एडाप्टेड है, ठीक है। हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही तो हैं, तो हम लोग को फील थोड़े हो रहा है। हमको क्या लग रहा है कि दबा दबा है ऐसे जो पितल नहीं है, ऐसा नहीं ना है। हम लोग एडॉप्टेड है, ठीक है ना। अच्छा और सुनना, जो हमारा सबमरीन है वो किस पे काम करता है? थोड़ा बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद क्या बोले? अरे भाई वो था ना हम लोग का, अरे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अगर बॉडी का बॉयंसी फोर्स होगा और बॉडी का वेट क्या हो जाए ज़्यादा बॉयंसी से, तो डूब जाती है, ठीक। बॉडी का जो वेट है, अगर ये ऊपर बॉयंसी, नीचे हमारा क्या है? वेट। बॉडी का वेट क्या हो जाए? बॉयंसी ज़्यादा, डूब जाएगा, इक्वल होगा, फ्लोट करेगा, और बॉयंसी ज़्यादा होगा तो ऊपर फ्लोट करेगा। ये तो कहानी है। अच्छा, सबमरीन इसी पे काम करता है? अच्छा ठीक है। जो सबमरीन है, क्या सबमरीन, जैसे मान लो सबमरीन में इंजन लगा होता है, ठीक। उसमें क्या करते हैं, इंजन चालू करते हैं, पानी बढ़ता जाता है, वेट बढ़ता जाता है, वो नीचे चल जाएगा, नहीं ना। फिर इंजन काम करेगा, पानी निकाल देगा, ऊपर चला आएगा। ये तो होता है, ऊपर नीचे अपना चलता रहता है, ठीक। अच्छा नीचे, और उसके पीछे 2 मोटर लगा होता है, वो चलता है, पानी को काटता है तो आगे चलता है, ठीक है। ये सारी कहानी होती है ना। अच्छा, सबमरीन जैसे जो नेवी वाले होते हैं, इंडियन नेवी या कोई भी नेवी, ठीक है, क्या जाते हैं टहल के सुबह शाम को चलाते हैं? ऐसा होता है क्या? सुबह गए, हाँ, वही 6-6 महीने रहते हैं, नहीं ना। थोड़े सुबह हुआ टहले, चलो आज चलते हैं, फिर शाम को घर, ऐसा नहीं ना। वहाँ जाके रेस्ट वहीं रहते हैं, ठीक है, अपने बाउंड्रीज पे या उस पर हमेशा 6 महीने 4 महीने रहते हैं, ठीक। अच्छा, जब उतने दिन रहते हैं तो क्या सबमरीन ऑफ कर देते हैं क्या? क्या करते हैं? अच्छा मान लो हमको कहीं जाना है, हमको मान लो हमारी ड्यूटी है यहाँ, तो हम यहाँ आके बैठ जाएंगे आराम से, तो सबमरीन को रेस्ट करके नीचे बैठ जाना चाहिए, समुद्र में होना चाहिए ना। ऐसा होता है क्या? बहुत ज़्यादा ले लेंगे, बहुत सॉलिड बनाएंगे हम, बहुत ज़्यादा। 6 महीना बैठना है आराम से, हाँ। मान लें 15 दिन जाने में, 15 दिन आने में, 6 महीना बैठना, 5 महीना तो आराम करेंगे। और बोलो, ठीक। कभी ऐसा होता है? नहीं सर, वो कुछ डिस्टेंस के ऊपर रहती ही रहती है। क्यों रहता है? सर उस पर्टिकुलर प्रेशर पे अपने आप को रखती है, नीचे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगा? मतलब अपने आप को बैलेंस कर लिए वहाँ पर, ऊपर वाला नीचे वाला सब बैलेंस। प्रेशर ही वाला होगा ना सर कुछ। अगर सबमरीन को एकदम एडवाइस किया जाता है, ठीक है, कि सबमरीन को कभी भी रिवर बेड सी बेड पे रेस्ट नहीं कराना है, एकदम एडवाइज्ड है ये, ठीक है। सबमरीन को कभी भी सी बेड पे रेस्ट नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है सी बेड पे रेस्ट? ठीक है, कि अगर जैसे मान लो सबमरीन है ये ऐसे कुछ, ठीक है, तो इसके नीचे पानी है, ऊपर पानी है, ठीक। तो हमको इस पे जो प्रेशर मिलेगा, किसका मिलेगा? प्रेशर डिफरेंस मिलेगा हमको। यहाँ पे जो प्रेशर मिलेगा, क्या मिलेगा? प्रेशर डिफरेंस मिलेगा ना। लेकिन अगर सबमरीन ये रिवर ये सी बेड पे रेस्ट हो जाए तो नीचे पानी कहाँ गायब हो गया, ठीक। अब नीचे कोई प्रेशर नहीं मिलेगा। ये वाला पानी इसको लिफ्ट करने के लिए ऊपर हेल्प कर रहा है, ये पानी दबा रहा है, ये पानी लिफ्ट करने में हेल्प कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पानी है नहीं, यहाँ कोई पानी हमको लिफ्ट करने देगा? सारा पानी क्या करेगा? दबाएगा, पूरे समुद्र का पानी दबाएगा। और पूरे समुद्र का पानी दबाएगा तो क्या हम कभी वापस आ पाएंगे? कभी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अगर सबमरीन कभी खराब हो गया, रिवर बेड पे सेट हो गया, तो निकल नहीं पाता है, वो फंस जाता है, ठीक है, वहाँ से हटना पड़ता है। या और सोचो, नीचे गीली मिट्टी होती है ना, अरे गीली मिट्टी में सोचो जूता ही फंस जाता है तो बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, यही ना। तो नीचे भी ऐसे ही होगी, नहीं, उसमें फंस जाएगा तब तो और पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। इसीलिए कभी भी एकदम एडवाइस किया जाता है कि सबमरीन को कभी सी बेड पे रेस्ट करने नहीं देंगे, बस नहीं, हमेशा सबमरीन कुछ ना कुछ क्या करेगा, फ्लोट करेगा। समझ गए? चलो ये समझ गए ना, ये पहले बताना था इसलिए, ठीक है। विस्कोसिटी में बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये बताओ अब हमको क्या पढ़ना है, विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी से पहले हमें ये बता दो व्हाट इज फ्रिक्शन। हाँ क्या चीज? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, अरे दो लेयर के बीच में या कोई बॉडी चलेगी तो एक अपोजिशन फोर्स आता है, नहीं ना, उसी अपोजिशन फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, यही ना। अच्छा ठीक है, जो हमारा अपोजिंग फोर्स आएगा उस अपोजिंग फोर्स को क्या कहेंगे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट आएगा। अच्छा ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर्मूला म्यू, क्या बोले, अरे म्यू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, आर के जगह एम जी, ठीक है, म्यू आर और आर के जगह एम जी अपना रख लेंगे, आर रिएक्शनरी फोर्स है। अच्छा जो जैसे मान लो ये समझ गए ना फ्रिक्शन, ठीक है, ये सब तो बड़े हो गए। एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आर रिएक्शनरी फोर्स है, म्यू क्या है, म्यू किस पे डिपेंड करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। हर मटेरियल का म्यू अपना अलग अलग होगा, अरे स्टैटिक होगा, डायनामिक होगा, कुछ होगा, ठीक। अच्छा मान लो दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 0.4 न्यूटन है, कितना है, जब चलेगा तब भी, जैसे हम कह रहे हैं एक बॉडी चल रही है, कार चल रही है, ठीक है, टायर और रोड के बीच में जो फोर्स है वो कितना है, 0.4 न्यूटन, कितना है, कार की स्पीड बढ़ा दें तो फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है, बढ़ेगा नहीं, ऐसा थोड़े है कि हमारी वेलोसिटी और तेज तो और फ्रिक्शन ना, एक मैक्सिमम वैल्यू आती है फिर कांस्टेंट हो जाता है ना, होता है ना। वेलोसिटी के बढ़ने से क्या फ्रिक्शन बढ़ रहा है, नहीं, फ्रिक्शन क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। वेलोसिटी के बढ़ने से फ्रिक्शन नहीं बढ़ रहा है, फ्रिक्शन क्या रह रहा है, कांस्टेंट। ये सारी कहानी समझ गए। जो कहानी यहाँ पढ़ रहे हैं वही कहानी हमको किस में पढ़नी है, विस्कोसिटी में, ठीक। विस्कोसिटी भी फ्रिक्शन फोर्स है, विस्कोसिटी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। अरे क्या है, CO, आज स्पेलिंग नहीं आ रहा, अभी इफेक्ट नहीं आ रहा था, विस्कोसिटी नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक। तो विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी हमारा क्या है, लिक्विड फ्रिक्शन, ठीक है। अगर कहीं पे दो लिक्विड लेयर है, ठीक, दो लिक्विड लेयर है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर चल रहा है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर चल रहा है तो उसके बीच में एक अपोजिंग फोर्स है, दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। अगर दो लेयर हैं, दो लेयर के बीच में क्या है हमारा, मोशन है, ठीक, और मोशन है तो उन दो लेयर में मोशन की वजह से एक अपोजिंग फोर्स आएगा एंड दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। समझ गए? विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, दो लेयर है, लेयर में जो भी अपोजिंग, जो लिक्विड लेयर है, फ्लूइड है, ये फ्लूइड आएगा तब की बात होगी, ठीक है। जो अपोजिंग फोर्स आता है उसी अपोजिंग फोर्स को क्या कहेंगे, विस्कस फोर्स। समझ गए? अच्छा अब और समझना, विस्कस फोर्स किसकी वजह से आता है बेसिकली, क्या रीजन है, अरे इंटरमोलिकुलर फोर्स, एक लेयर दूसरे लेयर पे चल रही है तो ये वाला लेयर ये इस वाले लेयर को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना। कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स, कोहेसिव या एधेसिव, कोहेसिव, बेसिकली एधेसिव भी आने लगे लेकिन कोहेसिव ही अभी मेन, ठीक है ना। तो वो बेसिकली हमारा जो भी विस्कोसिटी आएगा किसकी वजह से, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अच्छा कोहेसिव फोर्स हम लोग जान गए, ठीक। अब ये बताओ, मान लो लिक्विड का टॉप लेयर है, ठीक है, इसकी स्पीड मान लो 8 मीटर पर सेकेंड, तो उसके नीचे वाले की वेलोसिटी और कम है ना, 6 मीटर पर सेकेंड मान लें, क्योंकि ये लेयर इसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज। ये वाला और कम 2 हो गया, ये वाला और कम 1, ये वाला 0। तो जो भी नीचे वेलोसिटी होती है, नीचे कोई मोशन नहीं होता है, नीचे किस में होता है, रेस्ट में। नीचे किस में होता है, रेस्ट में। किसकी वजह से, विस्कोसिटी की वजह से। जो लगने वाला फोर्स है उसको क्या कहेंगे, विस्कस फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी। समझ गए? किसकी वजह से है ये भी समझ गए? लिखिए द अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, द अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, द अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड viscous force, and this property is called viscosity, this property is called viscosity. हो गया?
दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, फिर लिख लो, एक पॉइंट में लिखो, इट अराइजेज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, समझ गए? अच्छा ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ गया, विस्कस फोर्स आ गया। ठीक है, और क्या कह रहा था? अच्छा हम कहते हैं ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का मतलब डिस्टेंस के साथ, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ना। हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हम कहते हैं मास ग्रेडियंट, मास विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी जिसका ग्रेडियंट। तो हम कह रहे हैं कि ऊपर की वेलोसिटी हमारी v1 है, तो नीचे की वेलोसिटी कुछ कम v2, इसके नीचे की वेलोसिटी और कम v3। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है, डेल्टा z है, क्या है ये ना। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वेलोसिटी कम हो रही है। अरे डिस्टेंस कब, जैसे नीचे जा रहे हैं ना, डेप्थ बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। हो गया ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर हम पूछें तो क्या लिखोगे? dv चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, है ना। हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? बोलो बोलो। अरे नीचे जा रहे तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये वैल्यू कैसी? नेगेटिव। नहीं आ गया? नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? तो कम हो रही है ना। अच्छा अगर यूनिट पूछ ले, मीटर पर सेकेंड, मीटर तो क्या हो गया? पर सेकेंड। नहीं आ गया? अरे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर मीटर कैंसिल, पर सेकेंड आ गया है ना। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, लिखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। लिख लो, फटाफट लिख लो। सर वो नीचे वेलोसिटी घट रही है, क्या रीजन है उसका? डिस्कस ये लेयर जो है क्यों क्या, ठीक है अभी बता देंगे। ठीक, ये लेयर जो है दूसरे लेयर को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। अरे भाई तो अपोज, ये लेयर अपोज किया तो कुछ कम आएगा ना। ये वाला इसके नीचे कम किया, अपोज किया, फिर कम आएगा, लास्ट में आते आते कितना हो जाएगा? 0। नीचे वेलोसिटी कुछ नहीं दिया तो हमेशा क्या मानेंगे? 0। हो गया? ठीक है, फिर लिखिए ठीक है, फिर लिखिए हेडिंग, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला किसने दिया? नहीं, वो तो रेट ऑफ फ्लो था, न्यूटन्स। क्या भूल जाते हो? लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, है ना। वाह, बसे हुए हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास दो लेयर हैं ऐसे ना, पहले लेयर की वेलोसिटी v है, ठीक, मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है? डेल्टा z, है ना। ठीक, अच्छा अगर इसकी वेलोसिटी हमारी क्या है? v, ठीक, तो नीचे वाले की वेलोसिटी कुछ कम, कितना? डेल्टा v मान लेते, कुछ घट गया। ठीक, अच्छा इसका एरिया क्या मान ले? a, एरिया क्या मान ले? अगर ये आगे चलेगा, मोशन अगर आगे है तो विस्कस फोर्स पीछे, तो इसमें जो लगने वाला विस्कस फोर्स है वो एरिया के डायरेक्टली। सिंपल सोचो ना, जितना कांटेक्ट होगा उतना ज़्यादा अपोज करेगा एरिया के डायरेक्टली, और विस्को रेट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली। ठीक है, ये किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? दो पे। किस पे? और F इज इक्वल टू क्या लिखे? प्रोपोर्शनल टू A dV बाई dz। प्रोपोर्शनल हटा दे क्या आएगा? ईटा। F इज इक्वल टू ईटा A dV बाई dz, ये ना। और इसके जगह क्या निगेटिव आता है ना, वैल्यू निगेटिव। ठीक, यहाँ पे निगेटिव क्या बता रहा है? नहीं, अपोज कर रहा है, ये अपोजिंग फोर्स है। अरे ये चल किधर रहा है तो लगेगा किधर? पीछे। तो ये विस्कस फोर्स कैसा फोर्स है? अपोजिंग फोर्स। समझ गए? जहां पे ईटा क्या है? यस, ईटा इज कांस्टेंट। ठीक है, इसका नाम क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
समझ में आया? ईटा इज अ कांस्टेंट जिसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? F/A और क्या? dV/dz लिख सकते हैं ना। अच्छा यूनिट लिख लें क्या? फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका पर सेकेंड। तो सेकेंड किधर? ऊपर आ गया। तो ये इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। कौन सिस्टम हो गया? SI। सीजीएस कह ले तब डाइन, अरे सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया ये? CH, यही ना। इसी को कहते हैं 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को कहते हैं पॉइस। क्या कहते हैं? पॉइस, 1 पॉइस। ठीक है, हो गया ना। 1 पॉइस इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और सीजीएस में इसको कुछ नाम नहीं देते, पॉइस ही रहता है। ईटा का यूनिट हमेशा क्या रहेगा? पॉइस रहेगा। ये नहीं कि अब जैसे एसआई में जैसे करंट को कहते हैं ना कि एसआई सिस्टम में एम्पियर होता है, सीजीएस सिस्टम में बायोट कह देते हैं, तो इसको कुछ कहते ही नहीं है, सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे? पॉइस। अच्छा अब ऐसे कर लो जरा, 1 पॉइस, ठीक है, 1 पॉइस 1 डाइन ना। डाइन को जरा चेंज करो न्यूटन में, अरे -5 न्यूटन ना सेकेंड, और अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर ना। 1 सेंटीमीटर में -2 मीटर, -2 का स्क्वायर -4 क्या? तो ये ऊपर गया तो +4 -1, तो 1 पॉइस इज इक्वल टू 10 पे पावर -1 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। और 10 पे पावर -1 मतलब 1/10, 1/10 तो इधर ना, ठीक है, ठीक। तो उसको क्या लिख सकते हैं? 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस। नहीं हो गया? बार बार पॉइंट लिख दे रहे हैं, ठीक है। आज स्पेलिंग के साथ कुछ है मेरा, ठीक है। 10 पॉइस, 10 को क्या कहते हैं? डेका, ठीक। तो डेका पॉइस, 1 डेका पॉइस। ये आ गया, समझ गए? फिर देखो, ठीक है। तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, समझ गए? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, हाँ। और 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को क्या कहेंगे? 1 डेका पॉइस, या 10 पे पावर -1, यही ना। और सीजीएस में क्या कहते हैं? पॉइस, समझ गए? लिख लो। जैसे कह दें हम, मान लो हम कह दें कि जो विस्कोसिटी है या ईटा है, वो ईटा की वैल्यू 4 है, 4 पॉइस है, मतलब 4 इंटू, हाँ 0.4 दिस है ना। 10 पे पावर -1 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, ठीक है। लिख ले, फटाफट लिखिए। कुछ कह रही हो? क्या? ये सब तो खुद से लिखना चाहिए, बच्चों वाला बात है। अच्छा क्या कह रहा था मैं, भूल गया, कुछ और कहने जा रहे थे। हाँ, विस्कस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर लेयर मोशन कर रही है उसके और सरफेस के पैरेलल, टेंजेंशियली पैरेलल ना। लिख लीजिएगा डायरेक्शन, पीछे आगे जा रहा है तो पीछे, और सरफेस के पैरेलल, ठीक है। डायरेक्शन लिख लीजिएगा, याद रहना चाहिए। विस्कोसिटी ग्रेडियंट में जो नेगेटिव था, तो वो ये बता रहा था ना कि नीचे जाने का मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, हो गया?
अपोजिट टू मोशन ऑफ लेयर। ठीक, टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस। हो गया? चलिए रब करें। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अगर हम पूछें, ठीक है, ये हम लिखवा नहीं रहे, खुद से लिखना ना, ठीक, हम पूछें कि फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कब आएगा? नहीं मतलब जब सॉलिड होगा। बेसिकली फ्रिक्शन की बात अब सॉलिड के लिए करेंगे ना, विस्कोसिटी की बात लिक्विड के लिए करेंगे। अच्छा ठीक है, फ्रिक्शन और विस्कस में डिफरेंस पूछे तब? फ्रिक्शन अब सिंपल, फ्रिक्शन और विस्कस में पूछें तो डिफरेंस सर एक सर एडिसिव फोर्स होती है, कोई कोएसिव फोर्स होती है। ठीक, और सर वो फ्रिक्शन टेंपरेचर पर डिपेंडेंट है। हाँ फ्रिक्शन नहीं, ये होगा इसमें टेम्परेचर बढ़ने पे, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ने पे इंटरमोलेकुलर फोर्स मतलब ईटा की वैल्यू कम हो जाएगी, ईटा की वैल्यू तो फ्रिक्शन फोर्स विस्कस फोर्स भी कम हो जाएगा। बस इसमें यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने पे विस्कस फोर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। और कोई डिफरेंस? फ्रिक्शन एरिया डिपेंडेंट नहीं है, बट ये एरिया डिपेंडेंट है, ठीक। उसमें कभी एरिया नहीं पड़े होगे, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शन कैन नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, बट विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया ज़्यादा, तो विस्कस फोर्स ज़्यादा। और हम तेज चलाएंगे गाड़ी तो क्या विस्कस फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा? नहीं, कोई भी हो, रिलेटिव मोशन से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ रिलेटिव मोशन ज़्यादा तो विस्कस फोर्स ज़्यादा हो। समझ में आ गया? लिख लेंगे ये डिफरेंस, खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। रब कर रहे हैं, कहा ये लेयर है, यहाँ पे जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और ये हमारा 2 पॉइज है, ठीक। स्पेलिंग के साथ हम कह रहे हैं ना आज कुछ, ठीक है। 2 पॉइज है और इसका एरिया जो है 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो बताओ विस्कस फोर्स कितना? ये डेप्थ जो है, इसकी डेप्थ भी दी हुई है, डेप्थ जो है मान लीजिए 5 मीटर है, चलो 5 मीटर है, ठीक। तो अगर हम पूछें इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना, विस्कस फोर्स, ईटा की जगह 0.2, फिर एरिया की जगह 2, और चेंज इन वेलोसिटी कितना? चेंज इन वेलोसिटी 10। नीचे वाला कुछ नहीं दिया होगा तो पहले बोले नीचे वाला रुका होता है तो क्या 10 - 0 अपॉन कितना, डेप्थ 5, नहीं हो गया 0.4 × 2 दैट इज 0.8, नहीं आ गया न्यूटन। समझ गए? ठीक, 0.4 × 2 दैट इज 0.8 न्यूटन, समझे? अच्छा हम कहें, समझ गए ये चीज़, ठीक। ऐसे कह रहे हैं एक चीज़ और, मतलब ये क्लियर हो गया, ये कुछ है नहीं ना, ये ईजी है ना। अच्छा एक चीज़ और हम बोले, मान लो ऐसे कह दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक। कहा हमारे पास कि एक लेयर है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है या 20 मीटर पर सेकेंड है, इसमें ईटा की वैल्यू जो है 10 पॉइज है, कितना पॉइज है 10, ठीक है। या डेप्थ जो है 10 मीटर है, क्या है 10 मीटर। इसमें बताइए स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, अब क्या होगा, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस बोले फोर्स अपॉन, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना क्या, F/A इज इक्वल टू ईटा dV, अरे माइनस तो साइन बता रहे हैं ना, हो गया, एरिया की जरूरत नहीं है, ठीक। रख लें वैल्यू, क्या रखें इसके जगह 1 × 20 - 0 अपॉन 10, तो दैट इज 2, नहीं आ गया। टेंजेंशियल स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, जो भी आने वाले स्ट्रेस है कितना, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए? लिख लो फटाफट, लिखो तुम, चलो खत्म करें। हाँ तो डायरेक्शन बताना, लिख लो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक। सर फ्रिक्शन एरिया डिपेंडेंट होता है ना, अरे क्या कह रहे हो, फ्रिक्शन एरिया डिपेंडेंट है। अब रुक जाओ पहले पढ़ा लें, ठीक है। यहाँ दिखाया है अभी एरिया का डायरेक्टली है, कह रहा है कि नहीं होता है, नहीं फ्रिक्शन में अब रुक जाओ थोड़ा सा, देखिए लिख लो, बता रहे हैं।
हो गया? तब कर दें। अच्छा, एक चीज़ और, मान लीजिए हम कह रहे हैं, ऐसे कह रहा है, जैसे एक बात बताओ, जो हमारा विस्कस है किस में लग सकता है? लिक्विड का फ्रिक्शन किस में आ सकता है? लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, लिक्विड में, लिक्विड आगे है ना। तो ये जो निकाल लेते किसका लिक्विड का, फिर किस में निकालेंगे? और जो सॉलिड है वो लिक्विड के किधर होगा? अंदर की सरफेस पे, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। जो नाव है वो सरफेस पे चल रही है, बॉल गिरा दे तो अंदर, ठीक। हमारा जो विस्कस फोर्स है लिक्विड हो गया, वो तो मालूम है हमको, ठीक। दूसरा हमारा क्या हो सकता है? सॉलिड लिक्विड में सॉलिड कहाँ पे हो सकता है? सरफेस पे। तो अभी जो निकाल रहे हैं वो सरफेस वाला निकाल रहे हैं, कौन वाला? और अब निकालेंगे, उसके बाद कौन सा निकालेंगे? जब उसके अंदर चला गया, ठीक है। अंदर जाएगा तो लिक्विड उसको कुछ रोकेगा ना, तो रोकेगा तो क्या, वो अलग डिस्कस करेंगे ना, ठीक। अब समझो, मान लो कहा कि अगर कोई हमारे पास बोट उठ है, ठीक है, इसका एरिया जो है मान लीजिए 2 मीटर स्क्वायर है, एरिया कितना है, और इसकी जो वेलोसिटी है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। कितने मीटर पर सेकेंड है? 20। और इस पे जो लेयर आ रहा है बहुत फास्ट चल रहा है, सोचो 1 सेकेंड में इतना, हाँ, ठीक। जो लेयर है वो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ठीक। ये लेयर कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और इसमें जो है हमारा मान लो ये डेप्थ जो है, ये डेप्थ कितना है? मान लीजिए 5 मीटर, 10 मीटर ले लें, ठीक है। ईटा की जो वैल्यू ले लें वो मान लीजिए ले लेते हैं 4 पॉइस, कितना ले लेते हैं? 4 पॉइस। एरिया दिया, ये दिया, हाँ, इसका एरिया दे दिया है ना। तो बताओ इसका मास जो दिया है, ठीक है, मान लो मास भी दिया है, ठीक। सपोज दैट मास दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, सब कुछ ठीक। एक्सेलरेशन कितना? अब क्या करेंगे? पहले फोर्स निकाल लेंगे, हाँ, और फोर्स, नेट फोर्स निकालेंगे पहले। सबसे पहले ये आगे ले जा रहा है तो आगे फोर्स लगा रहा है। अरे भाई ये समझ गए? इसमें पहले कितने फोर्स आएंगे? अरे 2, मोटर अपने आप चलेगा, ये चला रहा है ना, आगे ले जा रहा है, ठीक। आगे ले जा रहा है तो वो कुछ फोर्स लगाएगा, आगे ले जा रहा है। और लिक्विड का लेयर पीछे, तो नेट, तो क्या करेंगे? नेट फोर्स एक्सटर्नल में से इधर वाले को क्या कर देंगे? माइनस। और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ गए? क्लियर हो गया? और अगर कहें क्लियर हो गई ना, कुछ करना है, हम कैलकुलेशन करें? नहीं ना, हाँ, मालूम था हमको, ठीक है, तुम नालायक हो, समझ गए? ये कर लोगे आज हम लोग। अच्छा, ये कौन सा केस है हमारा? जब सॉलिड लिक्विड सॉलिड का है, जब लिक्विड और सॉलिड, लेकिन ये सॉलिड कहाँ पे है? समझ गए? बंद कर दो मुकुल, ठीक है।